सागर आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। सागर, नितिन। यस कार्ड मैम। भी आता है। क्या बोल रहे हो बच्चे? सागर बोलो। नितिन, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। बैंक रिकंसिलिएशन कल समझ में आ गया था सारा? यस मैम हम करवाए। इलस्ट्रेशन ट्राई की थी? की थी ट्राई? नेक्स्ट चैप्टर देखो, डेप्रिसिएशन। आवाज आ रही है? नितिन, आवाज आ रही है? यस मैम। ठीक है। देखो बच्चे, जो डेप्रिसिएशन होती है ना, डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, पता है टेंजिबल एसेट्स एंड नॉन टेंजिबल, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स सुना है कभी? एसेट्स के दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है टेंजिबल एसेट्स और दूसरी होती है इनटेंजिबल एसेट्स। सुना है बच्चे कभी ये? टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, विच कैन सी एंड टच। ठीक है, वो होती है इंटेंजिबल एसेट, सॉरी टेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट, समझ आया? बिल्डिंग हुआ, मोटर ट्रक्स हुए, जो भी बाकी एसेट्स है ना, टेंजिबल एसेट्स, जो जिनको हम टच कर सकते हैं और जिनको हम देख सकते हैं। अंशुल, इतनी लेट क्यों आते हो क्लास में? अंशुल, सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है अंशुल? यस मैम। नितिन, ठीक है, पता चला टेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी, इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होंगी बच्चे? विच कैन नॉट सी एंड टच। ठीक है, जिन्हें ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। ठीक है, वो क्या हुई? जैसे हुआ पेटेंट्स, ये क्या है? टेंजिबल, इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, फिर हुआ ट्रेडमार्क। ठीक है, फिर हुआ कॉपीराइट। ये सब क्या है बच्चे? इनटेंजिबल एसेट्स। एंड टेंजिबल एसेट्स आर इंक्लूडेड इन फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स एसेट्स वो भी इंटेंजिबल एसेट्स ही होंगी, जितनी भी फिक्स एसेट्स होंगी। ठीक है, बुक में देखो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट्स सच एज बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर ट्रक्स etc are purchased for the use of business, are the use of are purchased for the use of business। ठीक है, किस लिए परचेज की जाती है? बिजनेस पर्पज के लिए की जाती है ना परचेज। ठीक है,
the value of these fixed assets decrease due to their continuous use or which the lapse of the time. ठीक है, this decrease in value of fixed asset is called depreciation. अब बच्चे देखो depreciation में फॉर एग्जाम्पल होती क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ. मान लो आज आपने एक कार खरीदी 5 लाख की, आज खरीदी, ठीक है. वो कार आपने 5 इयर्स के बाद क्या करनी है, सेल करनी है, ठीक है. तो उसकी वैल्यू क्या 5 लाख ही रहेगी? लेकिन उसकी वैल्यू 5 लाख रहेगी आज से 5 साल बाद. लाइट चलाई लेकिन लाइट इतनी है बीच में, यहाँ पे ब्लैक रहता है. जब इसको हम बंद कर देते हैं, जब हम इसको बंद कर देते हैं तो मेरी पिक्चर क्लियर आ जाती है. तो आप ये बैकग्राउंड को क्रॉस करें. ये तो नहीं है, इसमें से तो नहीं है. आप इसको कर दो, रब कर दो. ऐसे कहाँ से हाँ अब ठीक है. अब आपके पूरा ब्लैक, हाँ वैसे ब्लैक ही है. लड़के को बता सकते स्टार्टिंग में ऐसा है, ये ऐसा है. हाँ वो कलर सुनाई दे रहा है बच्चे सबको? यस मैम. ठीक है. देखो बच्चे, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी डेप्रिसिएशन का. डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू डिक्रीज होना. क्या होना? डिक्रीज होना. देखो क्या होती है बच्चे इसका वैल्यू? वैल्यू ऑफ एसेट, value of assets is decrease. कौन सी assets? कौन सी assets बच्चे? Tangible assets. ठीक है, tangible assets आपको भी बताया क्या होती है. ठीक है, देखो बच्चे, जो कार आज आपने 5 लाख में खरीदी या 6 लाख में खरीदी, क्या उसकी सेल आप 5 साल बाद जब करोगे तो वो उतने की ही बिकेगी? उससे कम की बिकेगी ना. उससे कम में आपको कोई आपको 5 लाख का 5 लाख थोड़ी ना दे देगा. ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हुई? उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हुई. क्या हुई? डेप्रिशिएट. ठीक है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन. में आया सबको? अंशुल समझ में आया? यस मैम. ठीक है, देखो बच्चे, डेप्रिसिएशन में ना किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट होती है, एक सेकेंड,
फर्स्ट होती है यूज ऑफ एसेट्स। मैंने आपको अभी बताया कि एसेट्स को हम जिस भी एसेट्स को यूज कर रहे हैं, कोई भी एसेट्स ऐसी हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कार का बताया कि वो आज 5 इयर्स मतलब 5 लाख की खरीदी, आप 5 इयर्स के बाद उस कार को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो आपको उस सेल प्राइस में नहीं मिलेगी, यानी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट। सेकंड देखना, फर्स्ट देखना, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस। ठीक है, क्या है बच्चे ये, इसमें क्या होता है कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है। ठीक है, वैल्यू कैसे कम होती है इस पॉइंट में कि जब टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है तो उससे क्या होता है, हमारे वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, डेप्रिशिएट हो जाती है। बुक में टाइम्स ओल्ड मशीन्स और एसेट्स दो in proper working order, that is, are not fully exhausted, but more sophisticated machines and technology may come in the market. ठीक है, therefore to increase the efficiency of the business or to survive the competitive market, the old machine is replaced by a new machine which is termed as obsolete. देखो बच्चे क्या होता है, इसका मतलब है इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक लैपटॉप खरीदा, ठीक है, आप चाहेंगे कि अब कोई नया वर्जन आ गया है और मैं इस लैपटॉप को कहीं पे सेल कर दूं, ठीक है, तो आपका वो लैपटॉप जो है ना बच्चे, वो सेल तो आप कर देंगे, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। आज आपने खरीदा, कल 1 महीने बाद ही आपका लैपटॉप में अगर कोई नई चीज आपको चाहिए होगी, ठीक है, टेक्नोलॉजी डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ठीक है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रही है, ठीक है, तो आप उसमें क्या होगा, आप उसको सेल करोगे, वैल्यू क्या होगी, डेप्रिशिएट हुई ना, या आपके पास भी वो रहेगी तो उसकी वैल्यू इतनी तो नहीं रहेगी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी बाकी लोग यूज कर रहे होंगे वो टेक्नोलॉजी अगर आपको जरूरत होगी और आप यूज करना चाहते हैं, पैसे खर्च करेंगे या उसको सेल करके दोबारा से लेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। ठीक है, समझ आया ये वाला पॉइंट, समझ आया, समझ आया बच्चे, अंशुल समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, डिप्लीशन। डिप्लीशन में क्या है, दिस टर्म इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ माइंस। ठीक है, किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, वैल्यू ऑफ माइंस, ऑयल वेल्स एक्सेट्रा, ड्यू टू देयर यूज। व्हेन मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड from the mines, their mineral value is exhausted. Such gradual exhaustion of assets is called depletion. ठीक है, वैल्यू बच्चे यहाँ पे जो वैल्यू होगी डिक्रीज होगी, किन किन की होगी, जो आपको एग्जाम्पल में दिए हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे, डिप्लीशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का एक पार्ट है, जब आगे आप मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन में क्या है, समटाइम्स द इंटेंजिबल एसेट सच एज ट्रेडमार्क, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर रिटन ऑफ ग्रेजुअली इन प्रॉफिट एंड लॉस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन। बच्चे देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में ना इन आइटम्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम यहाँ वहां पे इनको एडजस्ट करते हैं ना तो रिटर्न ऑफ एक मेथड आएगा, इसी में आएगा डेप्रिसिएशन का मेथड, तो वहां पे आपको ये बताया जाएगा कि इसको कैसे वहां पे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है ना बच्चे, वहां पे भी इसकी वैल्यू जो होती है ना वो डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, वो आपको बताया जाएगा कैसे, प्रैक्टिकली। ठीक है, फ्लक्चुएशंस, फिक्स एसेट, फ्लक्चुएशन क्या होता है, जब चेंजेस होते हैं, ठीक है, एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं होते हैं,
फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएशन। फिक्स्ड एसेट सच एज मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर etc. are purchased for the use in the business and not for sale, ठीक है। इनको किस लिए, बिजनेस के लिए परचेज किया जाता है, लेकिन इनको सेल नहीं किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है, सो डिक्रीज इन देयर मार्केट वैल्यू इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो मार्केट वैल्यू डिक्रीज हुई होगी ना, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे उन्हें, द एसेट्स आर शोन इन बैलेंस शीट। कहाँ करेंगे, बैलेंस शीट, ठीक है, एट देयर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। वहां पे क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं ना, वो पढ़ेंगे हम आगे जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे, फैक्टर अफेक्टिंग और कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। फैक्टर अफेक्टिंग और कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन का फर्स्ट पॉइंट है कांस्टेंट यूज। अब होता क्या है ये कांस्टेंट यूज, ड्यू टू कांस्टेंट यूज द एफिशिएंसी ऑफ एसेट डिक्रीज। क्या होती है, एसेट्स यहाँ पे डिक्रीज होती हैं, ठीक है। हैज देयर वैल्यू आल्सो डिक्रीज। उनकी जो वैल्यू होती है ना बच्चे, वो भी डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसमें कि मोर द क्वांटम यूज of an asset such as machinery, furnitures, etc. बच्चों देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने अपने घर में फर्नीचर रखा है, ठीक है, एक सोफा रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ है, व्हाटएवर जो भी आपने फर्नीचर वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। बच्चे उसकी वैल्यू ना कभी अप्रिशिएट नहीं हो सकती, ठीक है। आप कल को उसको बेचना चाहेंगे ना, आप आज खरीद के कल सुबह के बेचना चाहेंगे ना, तो भी उसकी वैल्यू जो है वो डेप्रिशिएट ही होगी, एप्रिशिएट नहीं होती। कभी भी उसकी वैल्यू एप्रिशिएट नहीं होगी, डेप्रिशिएट ही होगी, ठीक है। सो दैट विल बी काउंटेड ऑन डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब सोलेंस हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्सपायरी ऑफ टाइम एंड एफ्लेक्स ऑफ टाइम। बच्चे देखो एफ्लेक्स ऑफ टाइम, बच्चे एफ्लेक्स ऑफ टाइम क्या होता है, जब कोई भी फिक्स एसेट्स आप परचेज करते हैं, ठीक है, काफी सारा टाइम जो है वो बीत चुका होता है, ठीक है, उसके बाद आप उसको सेल करने की कोशिश करते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट, ठीक है। देखो some assets have definite lifespan, ठीक है, so their value decrease with the passage of time। कुछ टाइम के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, even though they may not be used, for example leasehold property, जो लीज पे ली होती है, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टीज लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज होती है, पेटेंट्स, ठीक है, ये सारा कुछ क्या है, एफ्लेक्स ऑफ टाइम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक्सीडेंट। बच्चों देखो एक्सीडेंट भी एक ना इसमें मेन चीज है, डेप्रिसिएशन। क्या है ना बच्चे कि जब मान लो कार एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कार एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद कार डैमेज हो गई, ठीक है, हमने क्या किया, हमने सोचा कि हम इसे सेल कर देते हैं। जब सेल की तो हमें जिस वैल्यू में हमने खरीदी थी, जिस प्राइस में हमने खरीदी थी, क्या उतनी ही वैल्यू उसकी तब रहेगी एक्सीडेंट के बाद, नहीं, ठीक है, तो वैल्यू क्या हुई, डेप्रिशिएट, ठीक है, ये वाला केस है एक्सीडेंटल केस, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चे परमानेंट फॉल इन मार्केट। परमानेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू में क्या है, द मार्केट प्राइस ऑफ सम एसेट्स may decrease permanently, ठीक है। मार्केट प्राइसेस क्या होते हैं, कुछ एसेट्स के परमानेंट ही डिक्रीज हो रहे होते हैं, ठीक है। सच परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। क्या बोलते
हैं उनको डेप्रिसिएशन। देखो बच्चे, वो सिक्योरिटीज भी हो सकती हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं, एक्सेट्रा। देखो सिक्योरिटीज में क्या, जैसे वो शेयर्स भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, वो डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज आर देयर, ठीक है। डिप्लीशंस हमने पीछे पढ़ लिया। नेक्स्ट चलो बच्चे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में देखो फर्स्ट है एज असर्टेनमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस। नेट प्रॉफिट और लॉस क्या है? डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स is an expense just like other trade expenses such as salary, raw material, etc. As the other expenses are debited to profit and loss account to ascertain the true profit or loss, similarly depreciation is debited to the profit and loss. देखो बच्चे इसमें क्या है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। ये कंडीशंस ना आपको आगे आएंगे। देखो बोला है कि अगर अदर एक्सपेंसेस हैं तो वो क्या होंगे? डेबिट होंगे, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। सिमिलरली डेप्रिसिएशन हुआ तो वो डेबिट होंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस में तो हम उसको क्या शो करते हैं? मोर प्रॉफिट शो करते हैं, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट शो करते हैं। समझ आया अंशुल? समझ आया अंशुल? समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन में क्या होगा? जब एसेट्स बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। क्या हो जाती है? लेस हो जाती है। Depreciation, then the value of figure in balance sheet will be more than their true value and the balance sheet will not present through the financial position. देखो बच्चे, अगर बैलेंस शीट में ये आइटम्स जो है वो लेस हो रही होगी और अगर वहां पे हमने उस वैल्यू ऑफ एसेट्स को ज्यादा दिखाया होगा तो उसकी जो पोजीशन है ना वो क्लियरली नहीं आएगी, ठीक है। तो वो क्लियर आनी चाहिए, इस चीज का हमें वहां पे ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स क्यों करते हैं? ऑन चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं एसेट्स पे, वी मे गेट नेसेसरी सम टू रिप्लेस द ऑल एग्जीक्यूटेड एसेट्स। इफ प्रॉफिट इज ascertained without charging depreciation, then the year of replacement will be required to use some, ठीक है। वहां पे अमाउंट ऑटोमेटिकली ज्यादा आ जाएगा जब हम वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, वहां पे हम डेप्रिसिएशन। देखो बच्चे, डेप्रिसिएशन हमारी हमेशा जो है ना फिक्स एसेट्स पे दिया होता है और फिक्स एसेट्स वहां पे कई बार शो की होती है, कभी कई बार लिखा होता है कि फिक्स एसेट पे लगा हुआ है और वहां पे ये भी लिखा होता है कि 10% है, 2% है, 6% है, कितना परसेंट है, ठीक है। अगर वहां पे बच्चे वैल्यू दी होती है ना, जैसे 6000 दिया हुआ है मशीनरी का, ठीक है, और वहां पे लिखा हुआ है 6%, हम 6000 दिया हुआ है और वहां पे परसेंटेज शो की होगी कि 2% जो है वो डेप्रिसिएशन है, तो आपने वहां पे परसेंटेज निकाल के, मतलब जितना भी वहां पे दिया होगा 2%, वो सारा फिल आउट करके फिर आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉलम में लिखना है, डेबिट साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है? डेबिट साइड के कॉलम में लिखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो, restrictions on distributions of dividend out of capital। इसमें क्या हुआ, इसमें कैसे चार्ज होता है बच्चे? इसमें बोला है कि जब नेट प्रॉफिट शो करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो वहां पे प्रॉफिट आना चाहिए, ठीक है। और इफ इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड, डिविडेंड समझते हो, जो शेयर होल्डर्स जो है वो प्रॉफिट जो है बांट देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? डिविडेंड, ठीक है। देन इट मींस इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ कैपिटल। किसमें से करते हैं वो? आउट ऑफ कैपिटल में से, ठीक है। इट विल बी रिजल्ट द ग्रेजुअल रिडक्शंस इन कैपिटल एंड हेंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस विल डिक्लाइन डे बाय डे, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी? डिक्लाइन होगी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। रिडक्शन
इन इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में कैसे रिड्यूस होगा ये, इफ इनकम टैक्स इज पेड ऑन प्रॉफिट, ठीक है, अगर इनकम टैक्स जो है वो प्रॉफिट से पे किया हुआ है, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन चार्ज होने से पहले, ठीक है, इट विल बी मोर एंड कॉज लॉस ऑफ बिजनेस, ठीक है, क्या होगा ये, लॉस होगा बिजनेस में। Thus depreciation is charged just like other expenses for the ascertainment the net profit, ठीक है, उसको कहाँ डालेंगे, लास्ट में कॉलम बनता है नेट प्रॉफिट, वहां पे डालेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज हुआ होता है, इसे चार्ज बाद में करते हैं, ठीक है, जो उसमें रेट्स दिए होते हैं ना वहां पे 6%, 2%, 10%, व्हाटएवर, वो कैलकुलेट करके फिर वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एसरटेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देखो एसरटेनमेंट ऑफ ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे करते हैं। If depreciation is not included in the other expenses of the production, अगर वो नहीं इंक्लूड हुए होते हैं अगर अदर एक्सपेंसेस में, तो फिर क्या करते हैं, the cost of production will be less than actual cost, उसको किससे लेस करते हैं बच्चे, एक्चुअल कॉस्ट, ये फॉर्मूला आएगा आपके मेथड्स में, ठीक है, इन ओवर द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, समझ आया अंशुल, अंशुल समझ में आया, Yes, ma'am. ठीक है। देखो बच्चे इसके एलिमेंट्स क्या हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, सेकंड एलिमेंट्स है एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स, थर्ड है चांस ऑफ ऑब्सोलेंस, और लास्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होगी, जो एसेट्स की कॉस्ट होगी, देखो अंदर क्या लिखा हुआ है, एस्टिमेट डेप्रिसिएशन, द टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स शुड बी नोन, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट डज नॉट इंक्लूड ओनली द परचेजिंग प्राइस ऑफ द एसेट, समझ में आ रहा है, परचेजिंग प्राइस ऑफ द एसेट्स, बट इट आल्सो इंक्लूड इन द फ्राइट एंड इंस्टॉलमेंट चार्जेस, ठीक है, ये सारी एसेट्स जो है ना कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये सारी आपने लर्न आउट कर ली, क्योंकि जो आगे आपको जितने भी फॉर्मूलेज आएंगे और जितने भी इसकी मेथड्स आएंगे वहां पे ये यूज होगी, वहां पे पूछेंगे वो वहां पे की कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है उसको उसमें क्या क्या आएगा आपको पता होना चाहिए, कई बार दिया होता है पेपर में, कई बार नहीं भी दिया होता है क्वेश्चन में, ठीक है, नहीं दिया होगा तो आपको पता होना चाहिए, अगर दिया होगा तो सिंपल होगा आपके लिए, ठीक है। एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट, देखो एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स में पता है क्या है, ईयर वाइज दिया होता है, 2 years है, 8 years है, कई बार एस्टिमेट लाइफ हमें क्वेश्चन में नहीं भी दी होती, ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, उसको कैलकुलेट करना होता है, जो वहां पे हमें डेट्स दी होती कि इस डेट से लेके इस डेट तक, तो आपको पता होना चाहिए वो 6 month हुए कि 6 year हुए, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो किस में इंक्लूड होगा, लाइफ में, ठीक है, लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है बच्चे, स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू ऑफ एसेट, इसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है, एसेट्स इज सेलिंग प्राइस ऑफ दैट एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स एस्टिमेट लाइन, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल इसमें क्या दिया हुआ है, मशीनरी परचेज की है 20,000 और पेड किया है वहां पे क्या प्राइस 2,000 ₹500, टोटल डेप्रिसिएशन है मशीन की, इंस्टॉलमेंट चार्जेस हैं, उसके बाद इफ इट्स एस्टिमेट लाइफ पीरियड इज 10 years, कितनी दी हुई है 10 years दी हुई है, और स्क्रैप वैल्यू इज कॉल्ड फेस वैल्यू, ठीक है, जो स्क्रैप वैल्यू दी होती है वो कितनी दी है यहाँ पे 2,500, ठीक है। देन द टोटल डेप्रिसिएशन मशीनरी ड्यूरिंग द होल लाइफ, क्या किया है इन्होंने, जो 20,000 मशीनरी हमने परचेज की थी ना वो लिखी, प्लस क्या किया फ्राइट ऐड किए, प्लस क्या ऐड किया 500 हमें क्या दिए थे इंस्टॉलमेंट चार्जेस, और माइनस क्या किया स्क्रैप वैल्यू, हमेशा माइनस होती है स्क्रैप वैल्यू, ध्यान में रखना इस चीज को,
ठीक है, दिस अमाउंट विल बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द 10 years। ठीक है, एस्टिमेट लाइफ कितनी दी थी? 10 years। ठीक है, ये सारा सॉल्व करेंगे नेक्स्ट में, अभी हम मेथड्स पढ़ेंगे तब आ जाएगा ये आपको समझ में। ठीक है, देखो बच्चे मेथड्स आगे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन क्या क्या है? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। फर्स्ट है डिमिनिशिंग वैल्यू बैलेंस मेथड एंड रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, सेकेंड मेथड। थर्ड क्या है? एन्युटी मेथड। फोर्थ क्या है? इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिक्स्थ क्या है? फिफ्थ क्या है? डेप्रिसिएशन मेथड। सिक्स्थ क्या है? रिवैल्यूएशन मेथड। सेवन क्या है? डिप्लीशन मेथड। एट क्या है? मशीन आर रेट मेथड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाइन्थ क्या है? मिलेज मेथड। और टेंथ क्या है? सम ऑफ डिजिट मेथड। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मशीन आर रेट मेथड, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एन्युटी मेथड जो सबसे ज्यादा यूज होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है, एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये चार मेथड जो है इसके बाहर से कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये मेथड्स पे ही सारे डेप्रिसिएशन के सारे अकाउंट्स इसी पे बनेंगे, बैलेंस शीट इसी पे तैयार होगी, सब कुछ इसी पे होगा। ठीक है, जो भी आप अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, देखो बच्चे एनुअल डेप्रिसिएशन मेथड में ना फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट और स्ट्रेट लाइन मेथड, इसमें देखो इस फॉर्मूला क्या है। अंशुल दिखा बुक में एनुअल डेप्रिसिएशन मेथड? Yes, ma'am. देखो एनुअल डेप्रिसिएशन मेथड क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। मैंने बताया था कि स्क्रैप वैल्यू जो है वो माइनस होगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, जितना वहां पे हमें टाइम पीरियड दिया होगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहां पे एक एग्जांपल दिया हुआ है। इफ इन द अबव डिस्क्राइब्ड एग्जांपल लाइफ पीरियड ऑफ द एसेट्स, कितना दिया हुआ है? 10 years। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? 10,000। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई थी हमें? एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी दी थी? 4,000। ठीक है, एनुअल डेप्रिसिएशन तो हमने निकालनी थी। कॉस्ट ऑफ एसेट्स कितनी दी हुई है हमें? ऊपर देखो 50,000 दी हुई है। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला था इसका? क्या फॉर्मूला था? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट्स डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स, यही था। अब ये सारी वैल्यूज हमने क्या कर दी? पुट कर दी, और हमारे पास क्या आएगा? फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एंट्रीज के पास होंगी, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज जो है वो डेबिट में जाएगी और कौन सी चीज जो है वो क्रेडिट में जाएगी? ठीक है, कैसे पता चलेगा? एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे? अगर डेप्रिसिएशन हमें चार्ज है एसेट्स पे, तो एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। ठीक है, या जो हमें वहां पे एसेट्स अवेलेबल होंगी उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट्स।
ठीक है, नरेशन लिखेंगे। अंशुल समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखो बच्चे, डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग के लिए जो एंट्री यूज होती है ना, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद ही ये क्लोज होगा ना सारा सिस्टम। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आएगी? being depreciation transferred to profit and loss account क्या आएगी? being depreciation transferred to profit and loss account। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? अब देखो, हमने पीछे फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था ना, सेल ऑफ एसेट्स। ठीक है, सेल ऑफ एसेट्स में क्या करेंगे? जब एसेट्स को सेल करेंगे तो अंशुल एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ठीक है, क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अंशुल रूल्स याद है आपको? अकाउंटिंग रूल्स है, पर्सनल, नॉमिनल, रेयर, याद है? नो मैम। पढ़े थे? हाँ जी अंशुल, आपने सबसे पहले अकाउंटिंग को स्टार्ट करने से पहले 3 रूल पढ़े थे। ठीक है, यस मैम। पर्सनल, नॉमिनल, रियल। ठीक है, वो रूल्स आपको याद है? नो मैम। तो क्यों नहीं याद है? तो एंट्री कैसे पास करोगे? रूल ही याद नहीं है आपको, एंट्री कैसे आएगी बच्चे? आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है और कौन सी चीज क्रेडिट हो रही है, अगर आपको रूल ही नहीं आएंगे तो? पढ़ा नहीं हमने? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल अकाउंट में आता है। याद आया कुछ? यस मैम। क्या होता है ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर? कुछ होता है ना बच्चे? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट का पहला रूल है, ये पहला ही रूल है। अंशुल यस मैम। सुनाई दे रहा है? यस मैम। इसमें ना डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तो जस्ट पूछ रही हूं आपको कि आपको ये आता है। इस रूल के बिना ना आप जनरल एंट्रीज कर ही नहीं सकते, आपको आएगी ही नहीं आएगी ना? नो मैम। तो फिर जो हम रिसीव करेंगे वो क्या होगा? डेबिट। जो हम किसी को देंगे वो क्या होगा? क्रेडिट। ठीक है, यही बोलता है फर्स्ट रूल जो है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यही बोलता है ना? यस मैम। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल क्या है?